हेलो बच्चों, अभी हम आ चुके हैं वीडियो बनाने के लिए 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और ये शायद मेरा इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। तो देखिए, आपके सामने में बोर्ड पे हमने सारे कुछ का डेफिनेशन लिख दिया है और ये जो लिखा हुआ है इंग्लिश में सारे का डेफिनेशन लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि इस वीडियो में हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए एक ही साथ हमने सोचा कि दोनों के लिए वीडियो बना लेंगे। बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था। बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि सर हम लोग का हिंदी मीडियम का अलग से उसका वीडियो बनाइए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, इस चैप्टर तक तो हम दोनों को ही एक साथ इसमें बता देंगे, बट जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इसके बाद उसमें हम बिहार बोर्ड के लिए अलग से वीडियो तैयार करेंगे, लेक्चर तैयार करेंगे और CBSE वालों के लिए अलग से लेक्चर तैयार करेंगे, ताकि दोनों को पढ़ने में, डेफिनेशन लिखने में, है ना, टर्म्स में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। और वो उसको सारे का डेफिनेशंस, एग्जांपल्स बिल्कुल इजी वे में समझ में आना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम अभी डिस्कस करते हैं। इसमें जो टॉपिक मेरा बच गया था, हम पिछले लेक्चर्स तक बताया था आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शंस के बारे में, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो बिल्कुल ध्यान से एकदम मेरा लेक्चर सुनेंगे, आपको कहीं किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, बट इसको स्थिर से सुनना है। कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाएंगे आप लोग। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसका भी हम डेफिनेशन बोल देंगे, इंग्लिश में तो आपके सामने में लिखा हुआ भी है, और है ना, आपको यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपका सबका डेफिनेशन लिख देना है। एग्जाम्पल भी हम आपको बता देते हैं। तो चलिए, इसमें बच गया था पिछले क्लास में जो हम आपको बताए थे पिछले चैप्टर में, टॉपिक में, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो हमने उसमें डिफाइन किया था, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब ये तीनों में से कोई भी प्रोसेस अगर चल रहा है किसी भी रिएक्शंस में, तब हम लोग उसको बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हिंदी में हमने बोला था कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना या विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, ये तीनों में से कोई भी काम अगर हो रहा है तब हम उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। उसी के जस्ट अपोजिट रिडक्शन दिए थे कि जहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा तो वहाँ रिमूव कर देंगे, तो जस्ट उसका उल्टा। तो उसमें हमने आपको बताया था लास्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकारक, या एक और वर्ड उसको हम लोग बोलते हैं उपचायक। तो चलिए, उपचायक, ऑक्सीकारक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तीनों की चीज़ है, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमने उसको हिंदी में बताया था, ऑक्सीकारक को यानी कि उपचायक को वैसे पदार्थ जो दूसरों को ऑक्सीकृत करता है, वैसे पदार्थ जो दूसरों को ऑक्सीकृत करता है और खुद अपकृत हो जाता है, वैसे पदार्थ को हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। मतलब ऑक्सीकृत करने वाला, होने वाला नहीं, करने वाला, जो दूसरों को करे, दूसरों को ऑक्सीकृत करे लेकिन अपने उल्टा हो जाए, अपने जो है ना अपकृत हो जाए। इसलिए हमने इंग्लिश में लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ डेफिनेशन, द सब्सटेंसेस विच ऑक्सीडाइजेज द अदर्स, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, और जो खुद अपने रिड्यूस हो जाता है, मतलब अपकृत हो जाता है, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंसेस विच ऑक्सीडाइजेज द अदर्स, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, और खुद को रिड्यूस कर लेता है, वैसे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो इसका जस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट इसको हिंदी में बोलते हैं अवकारक, या एक और नाम है अपचायक, अवकारक या अपचायक। तो इस वर्ड को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, जैसे उसका उल्टा, वैसे पदार्थ जो दूसरों को अपचयित करता है, माने अपकृत करता है और खुद ऑक्सीकृत हो जाता है, वैसे पदार्थ, इसको नोट करना एकदम बिल्कुल लिख लीजिएगा, मेरा जैसे जैसे लैंग्वेज बोल रहा हूँ उसको नोट कर लेना हिंदी वाले। वैसे पदार्थ जो दूसरों को अपचयित करता है, अपचयित करता है मतलब अपकृत करता है, वैसे पदार्थ जो दूसरों को अपकृत करता है लेकिन स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, वैसे पदार्थ को हम अवकारक कहते हैं। वैसे पदार्थ को अवकारक कहा जाता है। इंग्लिश में अगर उसको बोलना है तो क्या बोलेंगे, द सब्सटेंसेस विच रिड्यूसेस द अदर्स, वैसा सब्सटेंस जो दूसरों को रिड्यूस करता है, एंड ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, और खुद को ऑक्सीडाइज अगर कर लेता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। द सब्सटेंसेस विच रिड्यूसेस द अदर्स एंड ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब रिड्यूस करने, है ना, दूसरों को रिड्यूस करने वाला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करने वाला।
हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक मतलब दूसरों को ऑक्सीकृत करने वाला, अवकारक मतलब दूसरों को अवकृत करने वाला। तो इसको बोलते हैं हिंदी में ऑक्सीकारक, इसको बोलते हैं अवकारक। बिल्कुल इसको नोट कर लेना है ना। और जो परिभाषा बता रहे हैं आपको उसको लिख भी लेना है। तो चलिए, ऑक्सीकारक का परिभाषा समझ में आ गया, अवकारक का आ गया। फिर से एक बार बता दें, हिंदी में वैसे पदार्थ, ये इसका हिंदी होता है ऑक्सीकारक, है ना। इसको हिंदी में लिख देते हैं हम यहाँ पे, इसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, इसको हिंदी में बोलते हैं अवकारक। अवकारक वैसे पदार्थ जो दूसरों को ऑक्सीकृत करता है किंतु स्वयं अवकृत हो जाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। क्लियर? अवकारक का लिखना है तो वैसे पदार्थ जो दूसरों को अवकृत करता है किंतु स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, वैसे पदार्थ को हम अवकारक कहते हैं। अब हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपके सामने में लिया है। ऐसे एग्जाम्पल से आपको बहुत सारा मिल जाएगा, है ना। आपको बताया थे कि जितना भी केमिकल रिएक्शन हम लोग देखते हैं उसमें ज़्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो रेडॉक्स रिएक्शन से होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोले थे? जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों एक साथ होता है। तो इसी में से 2 एग्जाम्पल हमने ले लिया है। आप बुक में आपके पास और भी अगर रिएक्शंस हो गए तो उसमें भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का पता करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया, Mg+O2 मिलकर बना रहा है क्या? MgO। Mg+O2 मिलकर क्या बना रहा है? MgO। पहले ही बताएंगे, क्या Mg के पास पहले से कोई ऑक्सीजन था? नहीं था। लेकिन देखिए, रिएक्शन होने के बाद Mg के साथ ऑक्सीजन आ गया है, मतलब Mg में ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसका मतलब Mg का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया है। तो बताइए, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? Mg का। ध्यान दीजिए, तो Mg का ऑक्सीकरण हो रहा है ना। यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्सीकरण, हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये हो रहा है ऑक्सीकरण। और किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। तो बताओ, Mg का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, अवकरण। इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, इसका हो रहा है अवकरण। चलिए अब बताते हैं, हमको तो मेन पता करना है कि भाई ऑक्सीकारक अवकारक कौन है। तो चलिए बताइए, Mg का ऑक्सीकरण किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। अगर ऑक्सीजन Mg में जाकर नहीं जुड़ता तो Mg का ऑक्सीकरण नहीं होता। इसका मतलब Mg को ऑक्सीकृत कौन कर रहा है? ऑक्सीजन कर रहा है। और हम अभी क्या पढ़ा है? जो दूसरों को ऑक्सीकृत करता है उसी का नाम ऑक्सीकारक है। तो बताओ, Mg को ऑक्सीकृत कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन हो जाएगा ऑक्सीकारक। हिंदी में बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो बताओ, जब ये हो गया ऑक्सीकारक, अब बताओ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? अवकरण। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? अवकरण, रिडक्शन। किसकी वजह से हो रहा है? Mg की वजह से हो रहा है। Mg नहीं होता तो इसका अवकरण नहीं होता। इसका मतलब ऑक्सीजन को अवकरण करने में किसका हाथ है? Mg का हाथ है। हम क्या बताएं, जो दूसरों का अवकरण करता है उसका नाम क्या है? बताओ, अवकारक। अवकारक या रिड्यूसिंग एजेंट। शॉर्ट में इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, इसको शॉर्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। चलिए, एक एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। चलो बताओ जी, H2 और O2 मिल के बना रहा है H2O। पहले बताओ, H2 में कौन आके जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में आके जुड़ रहा है? हाइड्रोजन में। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? और देखिए, ऑक्सीजन में कौन जाके जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अवकरण। तो दोनों चीज़, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, इसका हो रहा है अवकरण। इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है रिडक्शन। चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट पर। जब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीजन की वजह से। यही तो जाके इसको ऑक्सीकृत कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। इसका मतलब इसको ऑक्सीडाइज करने में किसका हाथ है? ऑक्सीजन का हाथ है, इसलिए इसका नाम ऑक्सीकारक है। क्या नाम है? ऑक्सीकार। एकदम सिंपल में आपको समझा दिए हैं। यही जाकर उसको ऑक्सीकृत कर रहा है। तो क्या सिखाएं? जो दूसरों को ऑक्सीकृत करता है उसी का नाम ऑक्सीकारक होता है। तो यही तो ऑक्सीकृत कर रहा है इसको। तो बताओ, जब ई इसको ऑक्सीकृत कर रहा है तो ई इसको अवकृत कर रहा है, हाइड्रोजन इसको अवकृत कर रहा है, इसलिए अवकारक हो जाएगा, अवकारक। क्लियर यहाँ तक? चलिए, ऑक्सीकरण, अवकरण, ऑक्सीकारक, अवकारक, ये 4 चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, ऑक्सीकरण, अवकरण, ऑक्सीकारक, अवकारक, ये चारों पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश में
ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये 4 टर्म है जिसको सबको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा। तो चलिए मेरे भाई, अब आते हैं जरा सा नीचे एक और रिएक्शन जिसको हमने हिंदी में बोला था उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए आपके सामने में लिखा हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब उदासीनीकरण, नाम ही है उदासीन, तो उदासीनीकरण कैसे होगा? जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराकर लवण और जल का निर्माण किया जाता है, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलना है तो देखिए क्या लिखा है, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विथ बेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, है ना। एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराया जाता है साल्ट बनाने के लिए, तो वैसे रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसलिए फिर से हम इंग्लिश में भी बोल देते हैं, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विथ बेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपके सामने में एक एग्जाम्पल हमने लिखा है नीचे में, देखिए HCl का, HCl क्या है? एसिड है। NaOH क्या है? बेस है, मतलब ये अम्ल है और ये क्षार है। जब दोनों को मिला दिया तो देखिए NaCl नमक बन गया जी। NaCl नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, और साथ में वाटर बन गया। तो ये जो रिएक्शन होता है ना, इसमें एक विशेष बात है, ये जब इस साल्ट का जब फॉर्मेशन होता है तो साल्ट तो भाई एक न्यूट्रल चीज़ है, कलरलेस होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है, तो उसका कलर पता लगाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है इंडिकेटर्स का, है ना। तब हम लोग को पता चल पाता है इस, है ना, pH स्केल का, उससे हम लोग को पता चल पाता है कि साल्ट का फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो हम आपको नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाएंगे एसिड, बेस और साल्ट, उसमें आपको सारा कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट अब जो बच गया है, तो ये आपको न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वो है कोरोजन। कोरोजन को हम हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं बाबू? संक्षारण। अब बहुत सारी ऐसी घटना नेचर में देखते होंगे, अपने आसपास के प्रकृति में देखते होंगे कि जब किसी धातु को हम लोग छोड़ देते हैं, धातु कहने का मतलब जैसे हवा जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, बहुत सारे ऐसे धातु है जिसको जब हम लोग हवा में छोड़ देते हैं, है ना, बहुत दिन तक खुला, तो उस पर ऑक्सीजन की वजह से या फिर वर्षा के पानी की वजह से, किसी भी तरीके से मॉइस्चर की वजह से, या फिर एसिड, मान लिया उस पर एसिड गिर गया, तो किसी भी वजह से जब उसमें धीरे धीरे देखते हैं कि वो क्षय होने लगता है ना, वो खराब होने लगता है, तो हम उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को बोल देते हैं संक्षारण। क्या बोल देते हैं? संक्षारण। जैसे लोहा, सबसे बढ़िया तो एग्जाम्पल है संक्षारण का, लोहे में जंग लगना। जब लोहा को हम लोग कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं बाहर हवा में, तो उस पर पानी पड़ता है, हवा पड़ता है, या किसी अम्ल की जब वर्षा होती है तो उसमें अम्ल की भी तो मात्रा होती है, उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे वो लोहा खराब हो जाता है, या कोई दूसरा धातु भी धीरे धीरे खराब हो जाता है, नष्ट होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है, तब समझ जाते हैं इसका कोरोजन हो रहा है, संक्षारण हो रहा है, क्षय हो रहा है। तो इसको अगर अपनी परिभाषा में बोलना है तो कैसे बोलेंगे संक्षारण? किसी भी धातु का वायु, वायु माने हवा, नमी का मतलब मॉइस्चर, या अम्ल की उपस्थिति में, है ना, उसके क्षय होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। किसी भी धातु का हवा, नमी या अम्ल की उपस्थिति के कारण क्षय होने की प्रक्रिया को धातुओं का संक्षारण कहा जाता है। इंग्लिश में अगर उसको बोलना है तो देखिए हमने सामने में लिख दिया है, द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब नाश होना, क्षय होना, द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स, धातुओं का क्षय होना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर मतलब हवा, मॉइस्चर एंड एसिड आर कॉल्ड कोरोजन। द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड इज नोन एज क्या? व्हाट? कोरोजन। फिर से देख ले, द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एयर एंड एसिड इज नोन एज कोरोजन। तो किसी भी धातु का हवा, नमी या अम्ल की उपस्थिति के कारण क्षय होने की जो प्रक्रिया होती है, उसे ही धातुओं का संक्षारण कहा जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना।
लोहे में जंग लगना संक्षारण का एक सबसे बेहतर उदाहरण है। तो आप चाहते हैं कि भाई लोहे में जंग ना लगे, या तांबा भी देखते होंगे, कॉपर को भी हम लोग बहुत दिन तक जब बाहर छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उस पर ब्लू कलर का एक लेयर चढ़ जाता है, हम लोग बोलते हैं कॉपर ख़राब हो गया है। एल्युमिनियम का बर्तन जब मार्केट से हम लोग खरीद के लाते हैं देखते हैं खूब चकाचक होता है ना, काफ़ी ज़्यादा लाइट रहता है उस पर, लेकिन वही उसी बर्तन को आप बहुत दिन तक छोड़ दीजिए, ऐसे ही हवा में रख करके छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, देखिए धीरे धीरे एल्युमिनियम बिना वो चमकीला, उसका जो ऊपर से जो चमक आ रही थी वो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। इसका मतलब है कि उसका भी जो है ना क्षय होने लगता है, उसका भी डिस्ट्रक्शन होने लगता है। तो यही है, हम चाहते हैं कि उसको बचावें, उसको प्रिवेंट करें। हाउ कैन बी प्रिवेंट, है ना, फ्रॉम द कोरोजन, हाउ कैन बी मेटल इज प्रिवेंटेड बाय द कोरोजन प्रोसेस। हम इस धातुओं को संक्षारण विधि से कैसे रोक सकते हैं? तो बताइए, आप खुद सोच लीजिए, किसी भी धातु को क्षय होने से बचाना है तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि आप उसको पेंट कर दीजिए, या उस पर ग्रीस लगा दीजिए, या उस मेटल के ऊपर में दूसरे ऐसे मेटल्स का परत चढ़ा देंगे जिसमें रस्टिंग का प्रोसेस काफ़ी कम होता है, मतलब कोरोजन का प्रोसेस कम होता है। जैसे लोहा के ऊपर में जिंक का परत चढ़ा दीजिए, जिसको है ना हिंदी में जस्तीकरण, इंग्लिश में उसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का परत चढ़ा करके, लेयर चढ़ा करके, गैल्वेनाइजेशन करके भी हम इस कोरोजन प्रोसेस को रोक सकते हैं, पेंट करके रोक सकते हैं, है ना, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा रोक सकते हैं, उस पर ग्रीस लगा करके, है ना, उस जंग लगने की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। तो ये हो गया संक्षारण, जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से भी जानते हैं। एक लास्ट में बचा हुआ है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हिंदी में देखिए बहुत टेढ़ा नाम है जी, इसको बोलते हैं विकृति गंधिता। विकृति गंधिता, गंधिता मतलब गंध से रिलेटेड। सबको पता है, जब हम लोग खाना बनाते हैं और जब खाना ज़्यादा मात्रा में बन जाता है रात को, तो हम लोग उसको रख देते हैं, है ना, छोड़ देते हैं भाई चलो, फिर सुबह में भी खाना नहीं खा पाए किसी वजह से, फिर कल शाम हो गया, धीरे धीरे देखते हैं खाना बासी जिसको हम लोग बोलते हैं वो ख़राब होने लगता है, उसमें से एक विशेष तरह की गंध आने लगती है ना, स्मेल आने लगता है, अनप्लीजेंट स्मेल, जिसको हम लोग अनप्लीजेंट स्मेल बोलते हैं, जिसको मतलब सूंघने में ख़राब लगता हो। तो वैसे सिचुएशंस में क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं खाना खराब हो गया। तो ये जो खाना, भोजन जो खराब होने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं विकृति गंधिता। तो जब किसी भोज्य पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाता है तो उस भोजन के खराब हो जाने की वजह से उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है ना, इसी प्रक्रिया को हम लोग विकृति गंधिता बोलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर ये खाना खराब क्यों हो जाता है, उसमें से गंध क्यों आने लगती है? तो इसका मुख्य कारण है, खाना खराब होने का सबसे प्रमुख कारण है ना, खाना को ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीकृत हो जाना। इसका मुख्य वजह है ऑक्सीजन। अगर उसमें ऑक्सीजन का कहीं कोई प्रवेश अगर ना हो, तब जो है ना वो खाना आसानी से खराब नहीं होगा और उसको विकृति गंधिता की प्रक्रिया से आसानी से बचाया जा सकता है। इसको अगर लिखना हो परिभाषा के रूप में तो कैसे बोलेंगे? विकृति गंधिता। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, द स्पॉइलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड प्रोड्यूसिंग अनप्लीजेंट स्मेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड रेंसिडिटी। किसी भी भोज्य पदार्थ में ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण उसे खराब हो जाना तथा उसमें से एक विशेष प्रकार के गंध आने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग विकृति गंधिता कहते हैं। इंग्लिश में सामने में लिखा हुआ है, द स्पॉइलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, है ना, एंड द प्रोड्यूसिंग ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल, बिल्कुल खराब तरह का गंध आना, जिसको हम लोगों को सूंघने में बहुत बैड लगता है, बैड ऑर्डर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना। अनप्लीजेंट स्मेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड रेंसिडिटी। द स्पॉइलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड, सिर्फ स्पॉइलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स का मतलब हो गया भोजन का खराब होना, एंड प्रोड्यूसिंग अनप्लीजेंट स्मेल, खराब गंध भी निकलना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन? ऑक्सीजन, इज कॉल्ड रेंसिडिटी, है ना। तो किसी भी भोज्य पदार्थ से ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण उसका खराब हो जाना और उसमें से एक विशेष प्रकार की गंध आने की जो प्रक्रिया होती है उसी को विकृति गंधिता कहा जाता है। जब किसी भोज्य पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाया जाता है तो वह भोजन खराब हो जाता है, अधिक दिनों तक रख देने से वह भोजन खराब हो जाता है तथा उसमें से एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। इसी प्रक्रिया को विकृति गंधिता कहा जाता है। जब किसी भोज्य पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में लंबे समय तक रख दिया जाता है
तो वह भोज्य पदार्थ खराब हो जाता है और तथा उसमें से एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। इसी प्रक्रिया को विकृति गंधिता कहा जाता है। उसका उपाय क्या है ना, हम चाहते हैं कि जो खाना खराब, मान लें कि जैसे ट्रेन वगैरह पे हम लोग जाते हैं, अब मान लें सुबह का खाना शाम को, सुबह का जो भोजन है उसको शाम को हमको उसको खाना है, तो वो ख़राब ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ट्रेन पर ना डिब्बा बंद भोजन मिलता है, फूड पैकेजिंग होता है उसका, बढ़िया से एकदम पैकिंग किया हो रहता है। या सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हैं चिप्स और कुरकुरे का जो पैकेट होता है ना, चिप्स और कुरकुरे के पैकेट्स के अंदर जितने भी जो ऑयली फूड्स होते हैं या फैटी जो फूड्स होते हैं, है ना, आपको एक चीज़ और बता दें, जो ऑयली फूड्स और जो फैटी फूड्स हैं ना वो जल्दी ख़राब होते हैं। ऑयली फूड्स कहने का मतलब जिसमें तेल से छाना हुआ है, तेल युक्त या बसा युक्त, जिसको हम लोग भोज्य पदार्थ बोलते हैं। तो तेल युक्त और बसा युक्त भोज्य पदार्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑयली और फैटी फूड्स, ये जल्दी ख़राब होता है। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसका फूड पैकेजिंग किया जाता है। और जो फूड पैकेजिंग करने के बाद तो उसको पैकेट के अंदर भर दिया, मतलब रख करके, और उसके बाद उस पैकेट को सील कर दिया जाता है। लेकिन उस पैकेट को भरते समय उसमें एक विशेष ध्यान ये भी रखा जाता है कि उसमें उसके अंदर ऑक्सीजन है ना पैक ना हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन जब पहुंच जाएगा तो फिर उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और उसको खराब हो जाएगा। तो ऑक्सीजन ना पहुंचे, उसकी जगह पर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, बिकॉज नाइट्रोजन इज स्टेबल गैस। नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा स्थायी गैस होता है, वो जल्दी रिएक्शन नहीं करता है उस फूड प्रोडक्ट्स के साथ, इसलिए खाना जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो चिप्स और कुरकुरे का जो पैकेट्स होता है, बताइए उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। हाँ, दूसरी बात, और उसमें अगर केमिकल्स, मान लिया कोई खाना हमको ख़राब होने का, ज़्यादा दिन तक उसको रखना, ख़राब होने का डर है, तो हम उसको उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी डाल सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब है जो ऑक्सीजन को रिएक्शन करने से रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट मिला करके खाना को रख देंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं, और ऑक्सीजन जब तक रिएक्शन नहीं करेगा तो भोजन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, है ना, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। जब तक भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो भोजन खराब नहीं होगा। तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी हम लोग कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सामने में लिखा है BHA और BHT। BHA का मतलब हो गया ब्यूटायरेट, है ना, हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये हो गया ब्यूटायरेट हाइड्रोक्सी, ये T से हो गया थाइमीन। तो इस तरीके से BHA और टॉलुइन, T से यहाँ पे टॉलुइन होता है, ब्यूटायरेट हाइड्रोक्सी टॉलुइन। इस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी BHA और BHT जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल करके भी खाना को ख़राब होने से बचाया जा सकता है। या नहीं तो फिर उसका फूड पैकेजिंग कर दीजिए, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया, कीप द फूड प्रोडक्ट्स इनसाइड द पैकेट्स विच कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस। उसके पैकेट के अंदर रख करके उसमें नाइट्रोजन गैस भर के भी खाना को बचाया जा सकता है। तो ये सारा जो पॉइंट्स था वो बचा हुआ था इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, जिसको हमने आपको डिटेल डिस्कशन कर दिया है। अब इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट्स होगा तो आप हमको, है ना, वहाँ पे लिख करके मेल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। अब ये चैप्टर तो समाप्त हो गया है, लेकिन एक हम इस पर लेक्चर बनाएंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग इसमें डील करेंगे क्वेश्चंस आंसर के रूप में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं इस पे, जैसे कि भाई चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जा सकता है, या ऑक्सीकारक क्या होता है, अपकारक क्या होता है। ऐसे तो हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे दिए हैं, लेकिन इसके लिए हम एक और सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो होगा NCERT से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके लिए हम इस पर एक लेक्चर और तैयार करेंगे। आपका काम है इस जितने भी हमने इस 4 वीडियो में आपको थ्योरी जो बताए हैं, सारे थ्योरी को एक बार अच्छे से समझ लेना है, जहाँ डाउट होगा उसको पहले कंप्लीट कर लेना है। चलिए, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे, है ना, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से बिल्कुल पढ़िए, है ना। केमिस्ट्री बिल्कुल इजी पेपर है, इसको झेलना नहीं है, केमिस्ट्री से खेलना है, और जिसको केमिस्ट्री से खेलना आ गया उसके लिए केमिस्ट्री बिल्कुल आसान पेपर हो गया।